स्टोकोमेट्री, इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे। इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो ज़्यादातर जगह यूज होगा केमिस्ट्री में उसको देखेंगे हम लोग। एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, फार्मूला वेट, आयनिक वेट वगैरह वगैरह। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। फिर उसके बाद स्टोकोमेट्री मतलब बेसिकली मेजरमेंट कि कोई रिएक्शंस अगर हो रहा है तो किसका कितना अमाउंट कंज्यूम हो रहा है, वो सब चीज़ भी हम लोग देखेंगे। इसी में मोल कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी देखेंगे। बहुत सारा ये बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे बेसिक चीज़ों को देखते हुए। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मैटर। तो मैटर क्या होता है? तो मैटर तो हम लोग पढ़ते आए हैं साइंस के, अगर लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो कोई भी चीज़ जो कि सम स्पेस को ऑक्युपाई करे और उसके पास कुछ मास हो। तो कोई भी चीज़ जिसके पास दो तरह का प्रॉपर्टीज हो, स्पेस ऑक्यूपेशन हो, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम, और कुछ मास रखता हो, तो उस तरह के सब्सटेंस या मैट एनीथिंग जो कि मास हो उनके पास और स्पेस ऑक्यूपेशन, स्पेस को ऑक्यूपाई करने का एबिलिटी हो, जिसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज मैटर। वर्ड में लिखना होगा तो सिंपल कर सकते हैं, एनीथिंग which contain some mass and occupy part of space, that is called as क्या? Volume. It's called matter. मैटर। तो मैटर में अगर वॉल्यूम आ रहा है तो वॉल्यूम समझा जा सकता है कि वॉल्यूम क्यों आ रहा होगा, क्योंकि कोई भी अगर मैटर बना हुआ है तो किन्हीं किसी चीज़ों से बना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये पेन की बात करें तो पेन में भी किसी न किसी चीज़ों से ये बना होगा। ये पेन जिन चीज़ों से बना है उनका खुद का डायमेंशन होगा, उसके हिसाब से ये अपना एक डायमेंशन अचीव किया होगा, और जो भी यूनिवर्स का स्पेस अवेलेबल है उसका ये पार्ट ऑक्यूपाई किया। और जो पार्ट ऑक्यूपाई किया, फॉर एग्जांपल ये है पूरा पार्ट, तो अगर ये पूरा ऑक्यूपाई किया है तो इसको हम लोग वॉल्यूम कहेंगे। मास कैसे पता चलेगा किसी भी मैटर में कैसे मास आएगा? तो वो क्वांटम फिजिक्स का पार्ट हो जाता है कि कोई भी मास होता क्या है एग्जैक्टली। तो उसको समझने के लिए हम लोग को क्वांटम फिजिक्स समझना होगा। तो फर्स्ट क्लास में तो क्वांटम फिजिक्स समझाया जा नहीं सकता है, तो हम लोग उसको दूसरे तरीके से केमिस्ट्री के लैंग्वेज में सीखने की कोशिश करेंगे कि कोई भी मैटर में मास कैसे आता होगा। तो कोई भी मैटर को हम लोग सपोज दैट कि यहाँ पे कोई मैटर रखा हुआ है, कुछ ना कुछ अमाउंट रखे होंगे, इसके पास कुछ ना कुछ मास और वॉल्यूम है। तो छोटे छोटे ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ रहता है। दैट मीन्स कोई भी मैटर इज सिंपली कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, और इन सभी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में वन ऑफ को कह सकते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स। तो कोई भी मैटर को कह सकते हैं कि इट इज सिंपली कलेक्शन ऑफ क्या है? मॉलिक्यूल्स है। और मॉलिक्यूल क्या होगा तो उसके बारे में डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमको मास प्रूफ करना है कि कोई भी मैटर में मास कैसे गया होगा। तो मास के लिए अगर प्रूफ करना है तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आया कि कोई भी मैटर मॉलिक्यूल के कलेक्शन से होता है। तो अगर हम मॉलिक्यूल में मास प्रूफ कर दें कि अगर मॉलिक्यूल में मास होता है तो मॉलिक्यूल कलेक्शन से मैटर बनेगा, तो मैटर में मास चला जाएगा। तो मॉलिक्यूल में कैसे मास प्रूफ करें कि मॉलिक्यूल में मास होता है? तो हम लोग को पता है कि मॉलिक्यूल भी एटम से, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट से बने हुए होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं।
इनको क्या कहेंगे हम लोग? एटम्स। एटम के बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम लोग सीखे हैं, जानते हैं कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एटम के कॉम्बिनेशन से होता है। तो अगर हमको मॉलिक्यूलर मास प्रूव करना है, अगर किसी तरह से हमको पता चल जाए कि एटम में मास होता है, तो एटम के कॉम्बिनेशन से ही तो मॉलिक्यूल बना, तो मॉलिक्यूल में मास चला जा सकता है। और मॉलिक्यूल के कलेक्शन से मैटर, तो मैटर में मास जा सकता है। एटम क्या होता है? तो एटम भी क्या है? कंसिस्टिंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में अगर मास होगा तो इनके कंसिस्टिंग एटम होते हैं, तो एटम में मास चल जाएगा। एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो मॉलिक्यूल में मास चला जाएगा। और मॉलिक्यूल के कलेक्शन से मैटर बनता है, तो मैटर में मास चला जाएगा। तो हम लोग आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का तो मास जानते ही हैं। नहीं जानते तो यहाँ पर देख लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वैल्यू होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? तो 1 अप्रॉक्सीमेट में बोल रहे हैं 67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 1.68 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो अगर ईच इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में अगर ये सब मास है, दे आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इतना ही नहीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में फ़िलहाल इतना ही को कंसीडर करना है, इसलिए हम इतना ही के बारे में बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के पार्टिकुलर नंबर के कलेक्शन से एटम बनता है, एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनेगा, और मॉलिक्यूल के कलेक्शन से मैटर बनेगा। तो यही सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल होंगे सॉरी, किसी भी मैटर में मास आने के लिए। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक दिमाग में बात रखेंगे कि कोई भी मैटर देखने में आसान है, लेकिन इसका यूज काफ़ी होगा। आजकल एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है सब बेसिक कॉन्सेप्ट से ही पूछा जा सकता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चंस को बनाना आसान हो जाएगा। तो मैटर मॉलिक्यूल के कलेक्शन से होता है, मॉलिक्यूल एटम के कॉम्बिनेशन से होता है, और एटम इज कंसिस्टिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो मैटर का डिफिनेशन हम लोग पढ़ लिए। मॉलिक्यूल का क्या होगा? मॉलिक्यूल कैसे डिफाइन करेंगे? तो मॉलिक्यूल का डिफिनेशन दो तरह से समझा जा सकता है। एक इस डायरेक्शन में अगर समझा जाए और एक इस डायरेक्शन में समझा जाए। हम कह सकते हैं अगर इस डायरेक्शन समझा जाए तो एटम के कॉम्बिनेशन से जो स्पीसीज बनेगा दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। इस डायरेक्शन समझना होगा तो एटम को छोटे छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़े थे, तो मैटर के जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। तो अगर हम मॉलिक्यूल को डिफाइन करें तो दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक कह सकते हैं इट इज सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो ये सभी तो यूनिट ही है, ये सभी तो मैटर का ही पार्ट है। तो इसी को क्यों कर रहे हैं? तो और चीज़ हमको जोड़ना पड़ेगा दैट विल मेक स्पेसिफिक फॉर क्या? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन करें? तो कहता है कि इट इज सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर एंड विच एग्जिस्ट इन नेचर
विच एग्जिस्ट इन नेचर। जो नेचर में एग्जिस्ट करता है फॉर टेम्पोरली वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रिएक्शन में जब भी पार्टिसिपेट करता है वो अनस्टेबल थिंग्स होंगे। तो अगर हम बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल वैसा फॉर्म है मैटर का, सिंपलेस्ट यूनिट है जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। एक ये हो गया परसेप्शन। इस डायरेक्शन में बात करना, इस डायरेक्शन में वर्णन करना हो तो क्या कहेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल इज consisting of one or more than one atom। कोई भी मॉलिक्यूल एक या एक से ज़्यादा एटम से बना होगा। अगर एक एटम से बना होगा या दो एटम से बना होगा, कितने एटम से बना होगा, तो किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम का सहायता से अगर मॉलिक्यूल बनता है दैट नंबर ऑफ एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। तो यहाँ पे एक वर्ड हम जोड़ दे रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule is called atomicity। is called atomicity। अगर आपका एटॉमिसिटी 1 है तो उस केस में मॉलिक्यूल को कहेंगे हम लोग मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो कोई कह सकता है कि एक ही एटम से है मॉलिक्यूल बन रहा है, तो एटम क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, क्यों ना उसको एटम कहेंगे, मॉलिक्यूल क्यों कह रहे हैं, तो उसके बारे में आगे डिस्कशन हम लोग करेंगे। फिलहाल एक एटम से बने हुए अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर उसको मान रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब क्या है, एक एटम से बना हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्म में मैटर का एग्जिस्टेंस। उसी तरह से एटॉमिसिटी अगर 2 रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो दो एटम है तो दोनों एटम सेम भी हो सकते हैं, दोनों एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें हम तो दोनों एटम सेम होगा तो H2, O2, N2, Cl2, F2, Br2। डिफरेंट भी हो सकते हैं, HF, HCl, HBr, डॉट डॉट डॉट। एटॉमिसिटी अगर 3 होगा तो उसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल में O3, H2O वगैरह वगैरह। जितने एटम्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिसिटी होगा और इस तरह का मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है। कहीं कहीं वर्ड लिखा रहेगा 3 से ज़्यादा रहता है तो उसको बोल देते हैं हम लोग पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे एक एटम से ज़्यादा जो भी होगा उसको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे, लेकिन स्पेसिफिक वर्ड में डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक वगैरह वगैरह वर्ड यूज करते हैं। पॉली एटॉमिक एक से ज़्यादा को बोलेंगे ही हम लोग। तो सब यहाँ पर लिख देते हैं सम अदर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉस्फोरस हो गया तो P4, सल्फर हो गया S8,
ये सब है। इसमें टेट्रा एटॉमिक होगा, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा। तो मॉलिक्यूल के बारे में ये हम लोग का इन्फॉर्मेशन हो गया। दो इन्फॉर्मेशन, एक कि मैटर का वो सिंपलेस्ट यूनिट है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा, अगर हम एटम की रिएक्शन में बात करें तो एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनता है। तो एक एटम के फॉर्म में हो सकता है मॉलिक्यूल, या एक से ज़्यादा एटम के फॉर्म में होगा। जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे उन सभी को हम लोग, नंबर ऑफ एटम को एटॉमिसिटी बोलते हैं। एटॉमिसिटी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। उनका नेमिंग हम बता देंगे कि अगर एटॉमिसिटी 1 रहेगा तो मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, 2 रहेगा तो क्या कहेंगे, 3 रहेगा तो क्या कहेंगे। इन जनरल हम लोग पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं जब एक एटम से ज़्यादा एटम का यूज करते हुए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो ये था हम लोग के मॉलिक्यूल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रखना। आगे हम लोग एटम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एटम क्या होगा, तो फिर से हम लोग वही लिंकेज याद रखेंगे कि ये मैटर होता है, मैटर मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, मॉलिक्यूल एटम से, और एटम क्या होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो जिस तरह से हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में 2 पॉइंट सीखे इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, उस तरह से एटम के बारे में भी जानेंगे। तो एटम क्या कह सकते हैं, तो इस डायरेक्शन में कहेंगे तो एटम इज कंसिस्टिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। और इस डायरेक्शन में बात करेंगे तो क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल जिन छोटे कंस्टिट्यूएंट से बना रहता है उनको क्या कहेंगे, एटम कह सकते हैं। तो मॉलिक्यूल के बारे में अगर पढ़ लिए हम लोग तो बेसिकली इसका रेफरेंस अगर हम मैटर से बात करें तो डायरेक्टली यूज हो ही सकता है, इससे रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। एटम का डिफिनेशन मैटर से रिलेट कर देते हैं। तो कैसे रिलेट करेंगे, तो एटम के बारे में हम लोग बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर। तो सिंपलेस्ट यूनिट तो मॉलिक्यूल भी था और ये भी था, इवन ये सभी यूनिट है मैटर्स के। तो स्पेसिफिक करने के लिए कुछ और ऐड करना होगा। तो ऐड कैसे करेंगे, तो देखते चलते हैं, समझाते भी चलते हैं हम। एटम इट इज ऑल्सो simplest unit of matter which does not exist in free state, which does not exist in free state। अगर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर देता है तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो चीज़ फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब कि वही रिस्पॉन्सिबल होगा रिएक्शंस करने के लिए। तो लिख सकते हैं एंड ऑल्सो टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ये एटम के बारे में डिफिनेशन, शुरू क्लासेस में केवल डिफिनेशन टर्मिनोलॉजी के बारे में सीखेंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जितना ये आसान है इसका एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो चीज़ जितना सिंपल होता है उसका एप्लीकेशंस थ्रू आउट सब जगह होता है। इसलिए हर चीज़ों को समझेंगे हम लोग, इसलिए बार बार पहला क्लास है इसलिए रिपीट कर रहे हैं। 9th-10th की चीज़ें हैं कि मैटर क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम्स क्या होता है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। तो इस डायरेक्शन में हम एटम को इस तरह से डिफाइन किए कि मैटर का ये भी सिंपलेस्ट यूनिट जैसा कि मॉलिक्यूल होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है और ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर ये एग्जिस्ट करता था तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इस डायरेक्शन में बात करना होगा तो क्या कहेंगे हम लोग, तो एटम इज कंसिस्टिंग ऑफ क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और भी होते हैं, उनको भी कंसिस्टिंग होगा। लेकिन हम लोग 3 के बारे में ही बोलेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस इन्हीं तीनों के बारे में बात करता है।
तो एक लाइन और लिख सकते हैं, एटम इज कंसिस्टिंग ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल like electron, proton, neutron, etc. ठीक है। एटम के बारे में डिटेल हम लोगों को एक चैप्टर ही पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगा स्टोइकोमेट्री में, इसलिए जो जो पॉइंट्स है उसको हम समराइज करके, एक दो भी पॉइंट जो हम लोग पहले से भी जानते हैं लेकिन यहाँ ज़रूरत है इसलिए हम डिस्कस कर देते हैं। वो है क्या पॉइंट्स? तो कोई भी एटम वाला पॉइंट, एटम इज कंसीडर्ड एज ए स्फेरिकल बॉडी। स्फेरिकल बॉडी इस तरह से in which proton and neutron reside into the central part कहो या रीजन कहो, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन exist in extra nuclear part। पिक्चोरियल अगर रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो अगर ये स्फेरिकल बॉडी है तो इसका एक सेंट्रल पार्ट होगा, ये वाला पार्ट। इस सेंट्रल पार्ट में प्रोटॉन्स रहेगा और न्यूट्रॉन्स रहेगा और समवेयर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। दैट वी हैव टू कंसीडर कि एटम का क्या पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। एक्चुअल में एटम के बारे में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिटेल में पढ़ेंगे। अब जहाँ कहीं भी एटम को डिस्कस करना होगा तो एटम को एक स्फेरिकल बॉडी मानेंगे जिसका एक सेंट्रल पार्ट होगा जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसके बाहर वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट था। थोड़ा बहुत अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन रख लेते हैं। और तब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट का जो क्लास 11th का पार्ट है उसमें इन कर जाएंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या दिमाग में रखनी है बातें? तो ये एक तरह से फंडामेंटल पार्टिकल मानता है हमारा सिलेबस। एक्चुअली में है या नहीं है वो हम लोग को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि एग्जैक्ट साइंस हमारे सिलेबस से बाहर का भी है। हम लोग को जस्ट अभी साइंस सिखाया जा रहा है कि क्या होता है साइंस वगैरह वगैरह, कैसे चीज़ों को एनालिसिस करना है। तो हमारा सिलेबस कहता है कि जो ये फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो कि जिसकी वजह से एटम बना है, दे आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। दे आर ऑल्सो फंडामेंटल इन नेचर, दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल कहने का क्या बेसिक मीनिंग हुआ? तो बेसिक मीनिंग ये हो रहा है कि इनके वजह से एटम का फॉर्मेशन हो रहा है, एटम की वजह से मॉलिक्यूल बन रहे हैं
और मॉलिक्यूल की वजह से मैटर बन रहा है। लेकिन क्या किन की वजह से ये बन रहे हैं, क्या इनका कोई कंस्टिट्यूएंट है? तो हमारा सिलेबस कहता है कि दे डोंट हैव एनी कंस्टिट्यूएंट। अगर किसी का कंस्टिट्यूएंट हो जाएगा तो फंडामेंटल नहीं होगा। तो फंडामेंटल वर्ड कहने का बेसिक मीनिंग है कि कोई भी चीज़ अगर फंडामेंटल है तो उसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट नहीं होगा। लेकिन अगर तुम साइंस की बात करोगे तो ये अभी भी फंडामेंटल नेचर का नहीं माना जाता है। लेकिन सिलेबस जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, उसके हिसाब से ही आपको आंसर देना है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम लोग कह सकते हैं दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स that is do not have any constituent इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंटली वर्ड करने का बेसिक मीनिंग है कि इनके कोई कंस्टिट्यूएंट्स है, इनकी सी वजह से दूसरे सारे चीज़ों का फॉर्मेशन होगा। ये जैसा है एज इट इंटैक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अगर ऐसा होता है तो दे आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स का हम लोग को प्रॉपर्टीज पढ़ना है दो। एक है कि क्या उनका चार्ज रिलेटेड प्रॉपर्टीज होगा और एक क्या उनका मास रिलेटेड प्रॉपर्टीज होगा। तो हम लोग हेडिंग दे देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। तो प्रॉपर्टीज हम लोग को दो रिगार्ड्स में पढ़ना है, एक विथ रिस्पेक्ट टू मास और एक विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज। और सबका कहाँ कहाँ यूज है हम सब सिखा देते हैं शुरुआत में, ये सब ज़रूरी का चीज़ है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में कंटिन्यूटी बहुत मैटर करता है, इसलिए हम 9th और 10th वाले पार्ट को पहले डिस्कस कर रहे हैं, फिर इन कर जाएंगे। मास भी हम लोग को दो तरह से पढ़ना है, एक एब्सोल्यूट मास या इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड मास जो भी होगा, और एक है रिलेटिव मास किसी के रिस्पेक्ट में। जब भी वर्ड आ जाए रिलेटिव मास, रिलेटिव वर्ड, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू सम गिवन रेफरेंस मास, विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस मास। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जैसे मास दो तरह से पढ़ना है, चार्ज भी दो तरह से पढ़ना होगा। इन पे क्या एब्सोल्यूट चार्ज होता है और क्या रिलेटिव चार्ज होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स यहाँ पे जो पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के बारे में ही केवल उन्हीं का मास पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट मास क्या होता है, रिलेटिव मास क्या होता है, एब्सोल्यूट चार्ज क्या होता है, रिलेटिव चार्ज क्या होता है। वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट एब्सोल्यूट मास के बारे में देखेंगे हम लोग। एब्सोल्यूट मास ये कैसे निकलता होगा, दैट इज़ द पार्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे अभी, बस इसको हम लोग को इस लेवल पे, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, शुरुआत का चीज़ें हैं, उसको फिजिक्स के भाषा में सिखाना होगा, तो एक डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क है। तो सिंपल याद रखना है अभी कि मास क्या होता है। तो मास ऑफ आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछा जाए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको याद रखना है वैल्यू 9.1 इंटू
10⁻⁻31 किलोग्राम। उसी तरह से मास ऑफ प्रोटॉन तो वैल्यू होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन तो लगभग 1.68 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। वैल्यू देख के हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि इन पे -31 का ऑर्डर है, -27 या -27, तो -27 वाला तो -31 से ज़्यादा ही होगा, इसलिए सबसे कम मास किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। Me फॉर स्टैंड्स फॉर क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का ऑर्डर सेम है, पावर 10⁻⁻27 10⁻⁻27, तो वैल्यू कैसे डिसाइड होगा? इसके नंबर से। तो 1.67 है और 1.68 है, तो न्यूट्रॉन का मास, इसका मास ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से ज़्यादा होगा, और इन दोनों का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये -27 का ऑर्डर का है और ये -31 के ऑर्डर का है। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एग्जैक्ट मास क्या होता है और किन का मास बड़ा और किन का मास छोटा होता है। तो ये आपका इनका एग्जैक्ट मास का वैल्यू होगा। रिलेटिव मास, तो रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट ये है कि इसको समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन ए है जिसका मास 50 kg है, तो ये उनका खुद का मास है। और कोई पर्सन अगर बी है तो जिसका मास है 10 kg, तो ये उसका खुद का एग्जैक्ट मास है 10 kg। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ए जो है बी के टर्म्स में कितना टाइम्स हेवियर है, अगर वर्ड हम बोलते हैं टाइम्स, मतलब हमको केवल मल्टीपल बता देना है कि कितने मल्टीपल में इनका मास का रेशियो ज़्यादा है। तो ए 50 kg का है और बी 10 kg का है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए कितना टाइम्स हेवियर है, तो इसको निकालते कैसे हैं? तो ए का मास 50 और बी का मास 10 है, दैट मीन्स कितना वैल्यू आ जाएगा? 5 टाइम्स। दैट मीन्स ए इज 5 टाइम्स क्या होगा? हेवियर देन बी होगा। अगर हम ए का ही मास अगर सी के रिस्पेक्ट में, कोई पर्सन सी है जिसका मास 5 kg है, इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो सी के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे कि ए कितना टाइम्स हेवियर है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 50/5, दैट मीन्स 10। मतलब ए का एग्जैक्ट मास तो 50 kg है, लेकिन अगर बी के रिस्पेक्ट में बात करें तो 5 आ रहा है, सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। तो ये जो रिलेटिव चीज़ है वो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसके हिसाब से वो चेंज कर रहा है। इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट वैल्यू तो फिक्स्ड है, रिलेटिव चीज़ चेंज करेगा। वो आपको डिपेंड करता है कि क्या रेफरेंस ले रहे हैं, क्या बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं या सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो सेम लॉजिक से अगर इनका मास ये है, इनका मास ये है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास ये सब है, तो इनका एग्जैक्ट मास है, इनका खुद का प्रॉपर्टीज है। अगर हम बात करें कि इनका रिलेटिव मास क्या होगा, तो रिलेटिव मास निकालने के लिए रेफरेंस बताना जरूरी है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस मास लेंगे वो मास क्या होगा, एक क्वेश्चन हो सकता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग आगे देंगे, सब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, लेकिन फिलहाल मान लेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में वो कैलकुलेशन किया गया है। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा रिलेटिव मास। रिलेटिव मास with respect to 1.66 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। इस मास के रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़ना है। तो क्या हम कह सकते हैं कि कैसे निकलेगा रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जैसे हम बताए अभी कि ए का मास 50 kg है
ए का मास 50 kg है और बी के रिस्पेक्ट में अगर हम बता रहे थे कि बी का मास अगर 10 kg है तो बी के रिस्पेक्ट में ए का मास कितना होगा, कितना टाइम्स होगा। तो कैसे निकाले थे, जिसका निकालना है, जिसके रेफरेंस में निकालना है, उन दोनों का रेशियो ले लिए थे। तो रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या होगा, ऊपर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिवाइडेड बाय रेफरेंस मास। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अभी बताया हम तुमको कितना, तो 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और रेफरेंस मास भी बताया गया कि ये लेना है, क्यों लेना है सिखाया जाएगा अगले लेक्चर में। तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये वैल्यू लगभग आता है 0.000543 0.000543। सेम लॉजिक से अगर हम रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन निकाले तो क्या होगा, P फॉर प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास ऊपर होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम डिवाइडेड बाय रेफरेंस कितना है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो वैल्यू आता है लगभग 1.007। उस तरह से रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.68 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम डिवाइडेड बाई रेफरेंस मास हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये वैल्यू आएगा 1.008। तो अगर रिलेटिव मास को देखा जाए तो इनका वैल्यू अगर 1 है तो इनका वैल्यू 0.000 देन 5 है। तो अगर अप्रॉक्सीमेटली इसको हम कह दें अगर 1 अप्रॉक्सीमेट टर्म में, इसको भी कर सकते हैं 1। तो इनका अप्रॉक्सीमेशन अगर हम कर दिए 1 तो इसका अप्रॉक्सीमेशन कितना आएगा 0, क्योंकि 0.00543। तो तीनों को अगर हम एट ए टाइम देखें तो समझ रहे हैं कि अगर वैल्यू 1.007 है तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1 होगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोल रहे हैं। और इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उस केस में क्या होगा, लगभग 0 होगा। तो अगर हमारे सेंस की अगर बात किया जाए कि कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है तो इनका तुम वेइंग मशीन पे मास तौलो कि कोई भी एक एटम है उसका कितना मास होगा। तो अगर हम ये कहें कि इसका टोटल मास जो वेइंग मशीन बताता है कि 100 यूनिट है, तो इस 100 यूनिट में इनका कितना मास आया होगा, इसका कितना मास आया होगा और इसका कितना मास का कंट्रीब्यूशन हुआ होगा। तो कंट्रीब्यूशन की बात अगर देखा जाए तो देख रहे हैं कि जब ये हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1 यूनिट कंट्रीब्यूट कर रहा होगा तो ये लगभग वैल्यू कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 0। एग्जैक्ट 0 तो है नहीं, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 0। तो केमिस्ट्री में कहता है कि जो भी टोटल मास आया है उसमें मोस्टली जो कंट्रीब्यूशन होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होगा, क्योंकि जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1 यूनिट मास कंट्रीब्यूट कर रहा है वहीं पे ये लगभग कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इनके रिस्पेक्ट में 0। तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन की वजह से जब भी मेजरमेंट की बात कहेंगे, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट साइंस की बात हो रही है, क्योंकि केमिस्ट्री में ओवरऑल यहाँ पे जो चैप्टर है स्टोकियोमेट्री उसमें मेजरमेंट बेस्ड स्टडी कर रहे हैं। तो मेजरमेंट बेस्ड स्टडी अगर हो रहा है तो जहाँ तक अप्रॉक्सीमेशन की ज़रूरत होगी कर सकते हैं, एक लिमिट, एक दायरे में, वो जो कि यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है कि कोई भी एटम का अगर हम मास मान लेते हैं कि 100 यूनिट कर रहे हैं तो ये मास जो आया होगा टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्लस टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 100 यूनिट में अगर ये सब हर प्रोटॉन एक
और ये लगभग 0 यूनिट मास कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं होगा मास में। उसकी वजह से चाहे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो या इलेक्ट्रॉन का गेन हो, उससे मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से इसको समझा रहे हैं। तो कोई भी जैसे ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर एटम है तो एटम इज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जहाँ पे न्यूट्रॉन लगभग 1 यूनिट मास कंट्रीब्यूट करेगा, प्रोटॉन 1 यूनिट मास कंट्रीब्यूट करेगा, इलेक्ट्रॉन वही लगभग कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 0। तो इनके कलेक्शन से, कलेक्शन मतलब कि मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, x नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और y नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हर केस में एटम में सेम ही होते हैं, न्यूट्रॉन चेंज होता है। ये भी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे, या तुम पहले से जानते होगे कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किसी भी न्यूट्रल एटम में सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होगा। तो सोचो कि अगर y न्यूट्रॉन है तो हर न्यूट्रॉन तो 1 यूनिट दे रहा है, तो कितना ये यूनिट देगा, y यूनिट मास देगा। हर प्रोटॉन कितना दे रहा है, x यूनिट दे रहा है, तो x इंटू 1 दैट मीन्स x यूनिट मास देगा। और हर इलेक्ट्रॉन कितना दे रहा है, अगर ये सब 1 1 दे रहा है तो 0, तो x इंटू 0 यूनिट मास दैट मीन्स 0। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 0 प्लस x प्लस वाई दैट मीन्स x प्लस वाई। तो x आया यहाँ किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से, और y न्यूट्रॉन की वजह से। तो क्या हम लोग मेजरमेंट पर्सपेक्टिव से मान सकते हैं कि किसी भी एटम में जो ओवरऑल मास होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई लेना देना नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से कोई फर्क मास में नहीं पड़ेगा। तो यही चीज़ लिख रहे हैं हम लोग। मास ऑफ एन एटम will be approximately equal to mass of total protons and total neutrons। तो अगर टोटल प्रोटॉन्स और टोटल न्यूट्रॉन के मास के बराबर मास ऑफ एटम हो गया, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस में रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी एटम का मास उसके सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है। तो मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट न्यूक्लियस। और एक चीज़ और बोल सकते हैं कि अगर अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन के रहने या ना रहने से मास के ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। या इसको और समराइज करें, जिसका यूज करेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई भी एटम या चार्ज के मास में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक लाइन और लिख लेते हैं, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ एटम या स्पीसीज कर देते हैं, स्पीसीज मतलब कोई भी चीज़, will
नॉट चेंज इफेक्टिवली, मतलब हम लोग इग्नोर कर देंगे। और ये किस में, तो केमिस्ट्री के मेजरमेंट के लिए, केमिस्ट्री में मेजरमेंट पर्सपेक्टिव से करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग आज सीखे कि कोई भी मैटर में मास कैसे आ रहा होगा। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मास एटम में जाते हैं, एटम के मास मॉलिक्यूल में जाते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल का जो मास है वो दो तरह से पढ़ना है, एक एब्सोल्यूट मास और एक रिलेटिव मास। रिलेटिव मास किसी न किसी के रिस्पेक्ट में पढ़ना होगा। वो रेफरेंस मास था 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो उससे हम लोग कंक्लूड किए कि कोई भी एटम का जो मास होगा वो रफली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के मास के सम के बराबर होगा, और ये मास न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होता है, और इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये केवल मेजरमेंट पर्सपेक्टिव से केमिस्ट्री में कंसीडर किया जाता है। ओके।